गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम जो है लेसन 1 की चर्चा करते हैं। ठीक, फिर से आपको रिवाइज कराते हैं लेसन 1। लेसन का नाम है जैव प्रक्रम। क्या नाम है? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम होता क्या है एक्चुअल में? जैव मीन्स होता है बायो और प्रक्रम मीन्स होता है प्रोसेस। क्या होता है? प्रोसेस। जीवों में होने वाला प्रक्रम यानी प्रत्येक जीव अपने आप को अनुरक्षित करने के लिए, अनुरक्षित पर्यावरण के प्रति अपने आप को अनुरक्षित करता है, अपने आप को यहां ढालता है, तभी वो यहां रह सकता है। बात समझ में आई कि जब हम पर्यावरण को अपने आप के अनुसार अनुरक्षित करेंगे तभी हम इस पर्यावरण में रह पाएंगे, अन्यथा रह नहीं पाएंगे। तो पर्यावरण में अनुरक्षण के लिए जो जो भी जीव प्रक्रियाएं करता है उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा स्वयं का व्यक्ति या जीव अनुरक्षण करे वो है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम के अंतर्गत अनेक क्रियाएं आती हैं। जैव प्रक्रम के अंतर्गत अनेक क्रियाएं आती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि हम कह सकते हैं सबसे पहले पोषण, फिर पाचन, पाचन के बाद में श्वसन, श्वसन के बाद में परिवहन या संवहन या परिसंचरण, उसी को हम लोग बोल देते हैं। ठीक है ना, परिवहन भी कह सकते हो, कहीं लिखा भी जाएगा संवहन। ठीक, उसी को कह सकते हो परिसंचरण। फिर है उत्सर्जन। ठीक, उत्सर्जन के बाद में समन्वयन और इसी के बाद में टॉपिक है, एक अलग से चैप्टर दे दिया गया, लेकिन इसी में टॉपिक लास्ट आता है प्रजनन। ये होती है जैव प्रक्रम। ठीक है, इन्हीं के बारे में हम अध्ययन करते चले आ रहे हैं। सबसे पहले हमने पोषण जाना था, फिर उसके बाद में हमने पाचन जाना, फिर उसके बाद में हमने श्वसन जाना, फिर परिवहन संवहन या परिसंचरण जाना, फिर उत्सर्जन जाना, फिर समन्वय जाना और प्रजनन। इन सब क्रियाओं को करने के लिए शरीर में अंग तंत्र पाए जाते हैं। जैसे पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि शरीर का निर्माण कैसे होता है। तो शरीर की जो निर्माण की इकाई होती है वो होती है कोशिका। कोशिका से बनते हैं ऊतक। ऊतक के मिलने से अंग का निर्माण होता है और अंगों के मिलने से अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र ही शरीर का निर्माण करते हैं। इन्हीं अंग तंत्रों में ये क्रियाएं होती हैं। तो हम इसको जानने के लिए अंग तंत्र को भी जानेंगे। अगर अंग तंत्र को नहीं जानोगे तो फिर क्या होगा कि आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। अंग तंत्र के बारे में जानने के लिए क्या करेंगे? तो अंग तंत्र जैसे कि अगर हम पोषण करेंगे तो इसके लिए किस अंग की आवश्यकता होती है? आप अपने पोषण में कौन कौन से अंगों का इस्तेमाल करते हैं? पोषण के चरण होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप पाचन तंत्र का प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? भाई भोजन को अगर आपको मुख में पहुंचाना है तो आप जो भोजन को हाथों से तोड़ोगे और मुख में ले जाओगे। तो भोजन अंतर्ग्रहण की क्रिया होगी। किसकी क्रिया होगी? भोजन अंतर्ग्रहण की क्रिया होगी। अंतर्ग्रहण जैसे आपने भोजन को लिया तो आपने हाथों का सहारा लिया। अब हाथों का सहारा लेकर के जो उसको ले जा रहे हो तो ये हाथ जो है उसमें जुड़ रहा है कि नहीं? तो इस संपूर्ण क्रिया में जो जो भी अंग जुड़ेंगे वो अंग मिल करके वो जो तंत्र बनाएंगे उसे कहेंगे हम अंग तंत्र। ठीक है, तो पोषण करने के लिए आपको आवश्यकता होती है जिस तंत्र की, उसे कहते हैं हम लोग पाचन तंत्र। ठीक, अब शरीर को ढकने के लिए जिस तंत्र की आवश्यकता होती है, शरीर को ढकना भी तो पड़ता है। संपूर्ण शरीर एक तंत्र से ढकता है और उसे कहते हैं अध्यावरण। जैसे कि किसी को ढकने के लिए आप जो है गाड़ी आ रही, आपके घर में मोटरसाइकिल, साइकिल, कार ढकने के लिए कवर बनाते हो, वैसे ही शरीर के सभी अंगों को ढकने के लिए कवर बना हुआ है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं त्वचा। क्या कहते हैं? तो शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा, जो सर से लेकर के, सिर से लेकर के पैर के तलुओं तक फैला हुआ है। इससे बड़ा कोई हो सकता है? नहीं। तो सबसे बड़ा अंग किस तंत्र में आता है? ये आता है अध्यावरणीय तंत्र में। सबसे पहले आता है अध्यावरणीय तंत्र, फिर आता है पाचन तंत्र सेकंड नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे आता है और ये सेकंड नंबर पे।
फिर जब पाचन होगा तो पाचन के समय में हमें चाहिए होगी क्या? ऑक्सीजन। क्या चाहिए होगी? ऑक्सीजन। जब हमें भाई भोजन को पचाना है तो भोजन का दहन कब होगा? जब जो है हमारे पास एनर्जी होगी, ऑक्सीजन होगी, तभी तो हम उसका दहन कर सकते हैं। किसी भी चीज को दहन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अगर ऑक्सीजन ना हो वायुमंडल में तुम कोई चीज दहन कर ही नहीं सकते, कोई चीज जला ही नहीं सकते बिना ऑक्सीजन। ठीक है ना? ये कारण है, जैसे भी आप कहीं आग जलाते हो, ठीक है, तो उसकी आग की जो लपट होती है वो ऊपर की ओर क्यों जाती है? क्वेश्चन बनता है। क्योंकि ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है, ऑक्सीजन गैस हल्की होती है, ऊपर की ओर अधिक है और नीचे की ओर कम है ना? तो इसलिए ऑक्सीजन के बिना कोई चीज जल नहीं सकती, तो ऊपर की ओर जाती है। जैसे ही और अग्निशमन जो यंत्र होते हैं उसमें क्या भरी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहीं डालोगे आग बुझ जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? तो हमें चाहिए होगी किसकी आवश्यकता? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन का कौन सा तंत्र देगा? श्वसन तंत्र। देखो तंत्र चल रहा है, इनके मिलने से शरीर बनता है, इनके मिलने से शरीर बनता है, अंगों से मिलकर के ये बने होते हैं। जैसे इसमें कौन कौन से अंग आते हैं? इसमें कौन कौन से अंग भाग लेते हैं पाचन तंत्र में? तो आपका मुख भाग लेता है, मुख या मुख गुहा। पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं? ये अंग मिलकर के इस तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर ग्रसनी, फिर ग्रास नली, फिर ग्रास नली के बाद में आपका आता है आमाशय। क्या आता है? आमाशय। फिर आता है आपकी जो है आंत्र। आंत्र में दो प्रकार की आंत्र होती हैं, ठीक है, एक छोटी आंत और एक होती है बृहद आंत्र या बड़ी आंत्र, है ना? होती कि नहीं? अब छोटी आंत्र में कौन कितने भाग होते हैं? इसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? एक होता है ग्रहणी, नंबर 2 पे आता है मध्यांत्र, और ये सबसे मेन भाग क्षुद्रांत्र। अब समझ में आया होगा अच्छे से? नहीं समझ में आया? अब नहीं आएगा तो फिर कभी भी नहीं आएगा। 100% मैं बिल्कुल छोटी सी बात करता हूं कि बिल्कुल तुम जहां से कहोगे वहां से तुमको ला के दूंगा। ठीक? तो ये सिस्टम होता है, ये सिस्टम, और हर काम सिस्टम से चलता है। विद्यालय में सिस्टम से चलता है, आप लोग भी सिस्टम से चलते हो। बिना सिस्टम के चलोगे तो क्या होगा? मतलब चल ही नहीं सकते। साइकिल भी सिस्टम से चलती है, बाइक भी सिस्टम से चलती है, सब काम सिस्टम से होते हैं। अगर विदाउट सिस्टम के कोई व्यक्ति चलता है तो वो जो है समाप्त हो जाता है 100%। क्या होता है? क्या होता है? समाप्त हो जाता है। अर्थात सिस्टम से चलना पड़ेगा। देखो लोग सिस्टम से नहीं चल रहे थे, कोरोना वायरस आ गया, प्रकृति के सिस्टम को बिगाड़ा, आगे देखो एक तोहफा मिल गया। अब जीवन भर साथ रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के नहीं जाएगा तुमको। ठीक? तो सिस्टम बिगाड़ोगे तो कोई ना कोई आ जाएगा तुम्हारे साथ, आगे में जुड़ जाएगा, भैया हम भी हैं इस सिस्टम में चलोगे तो उसको भी साथ में लेके चलना पड़ेगा, और नहीं तो अपना सिस्टम सुधारना। ठीक? तो ये सिस्टम है पाचन तंत्र का, ये अंग तंत्र बन गया। अध्यावरणीय तंत्र में क्या आती है? अध्यावरणीय तंत्र में आपका आता है चर्म और अधिचर्म। अधिचर्म को हम कहते हैं एपिडर्मिस, अधिचर्म चर्म, और इसके रूपांतरण चर्म यानी त्वचा। ठीक है? त्वचा, ये त्वचा के 2 भाग होते हैं, अधिचर्म और चर्म। जो ऊपरी भाग होता है वो एपिडर्मिस कहते हैं, जो अंतःचर्म होती है चर्म, ये जो 5 स्तरों से मिलकर के बनी होती है। वो 5 स्तर कौन से होते हैं आपको बता दें। सबसे ऊपर होता है कीड़ी स्तर, ये सिलेबस में नहीं फिर भी हम आपको बता रहे हैं, कड़ी स्तर। ठीक? फिर होता है आपका सूल स्तर, ठीक, सूल स्तर होता है। इसके बाद में कड़की स्तर होता है, और सबसे नीचे होता है अंकुर स्तर या मैलपीढ़ी स्तर। मैलपीढ़ी, अभी समझ में आया? त्वचा में 5 स्तर होते हैं। यहाँ अमृत होती कोशिकाएं, है ना? बहुत लोगों को देखा होगा, कोई सुई वगैरह हमने जो है खाल में जो डाल लेते, बोले देखो ये कोई ब्लड नहीं निकल रहा है ना। जब कोशिकाएं मरते हैं तो फिर दर्द किस बात का?
इन्हीं के रूपांतरण से बनते हैं रोम, नख, नख माने नेल्स, नाखून, ठीक। त्वचा के रूपांतरण से, त्वचा के व्युत्पन्न ये सारे भाग हो गए। अध्ययवर्णी में आ गए, इतने अंग किसमें आ गए? अध्ययवर्णी तंत्र में। आप देखिए श्वसन तंत्र में, देखिए श्वसन तंत्र में ये इसका भी संबंध जो है मुख के ऊपर, इसका संबंध सबसे पहले नासिका से। किसका है? ठीक। फिर नासिका से आगे बढ़ोगे नासा पर, ठीक। नासा पर से आप आगे बढ़ोगे जैसे थोड़ा सा, तो आपको मिलेगा लैरिक्स, यानी कंठ या स्वरकंठ जिसे बोलते हैं, लैरिक्स, ठीक, स्वर कंठ। इसे युगला भी कहते मिलेगा, युगला। इससे आगे बढ़ोगे आप तो आपको मिलेगी विंडपाई, श्वसन नली। इससे आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगी, दो भागों में बढ़ जाएगी श्वसन नली, श्वसनी। इससे भी आगे बढ़ोगे फेफड़े पे पहुंच जाओगे तो ये श्वसनिकाओं में विभाजित हो जाएगी, वायु इससे अंदर जाती है। और श्वसनिकाएं जो होती हैं वो गुब्बारे जैसी संरचना बना लेती है, जिन्हें हम कुपिका कहते हैं। लास्ट ये कुपिका में परिवर्तित हो जाती है, अंतिम भाग, ठीक। और ये इसके लिए जो ये जहां स्थित होती जाके वो क्या कहलाता है? लंग्स। क्या कहलाता है? यानी फेफड़े, मुख्य भाग। अभी नहीं समझ में आया श्वसन तंत्र? ये सब अंग कहां है? ये इतने सारे अंग मिलकर के क्या बनाते हैं? कितने सारे अंग मिलकर बनाते हैं अध्ययवर्णी तंत्र, इतने सारे अंग मिलकर के बनाते हैं। अब उत्सर्जन तंत्र, पहले परिसंचरण देखो। परिसंचरण तंत्र, इन्हीं के बारे में हम आपको ज्ञान दिया करते हैं, बस इतना ही पढ़ना होता है और क्या पढ़ना होता है? अध्ययन करो, आपका अंग है आपके पास है, चाहे जब अध्ययन करो, देखो, अध्ययन करो। और नहीं आप क्या अंगों से होता है तो सामने वाले को देखो क्या कर रहा है, क्यों? तो परिसंचरण तंत्र, परिवाहन तंत्र में क्या आता है? इसका मुख्य भाग होता है, देखिए क्या लिखा हुआ है? हृदय। हृदय में घूमकर ही बात है, हार्ट। और रुधिर, हृदय में मुख्य क्या होता है? रुधिर। रुधिर के साथ में लसिका, थोड़े भूसी हो जाते हैं, सफेद रंग का जो द्रव पदार्थ भरा रहता है वो क्या होता है? लसिका लिंप होता है। इसी यही है जो तुम्हारे इम्यूनो सिस्टम को जो है सक्रिय करता है। अगर इम्यूनो सिस्टम सक्रिय नहीं होगा तो कोरोना आ जाएगा जी। तो इम्यूनो सिस्टम प्रतिरक्षी यहीं पे बनते हैं, प्रतिरक्षी अंग जो आपके शरीर की रोगों से क्या करते हैं? रक्षा करते, लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। इम्यूनो सिस्टम मजबूत होगा आपका, ठीक है। अब देखिए मैं बिल्कुल वो बातें कर रहा हूं जो किताबों में नहीं बताई जाती है, अपनी समझ की बात है। ये ना किताबों में लिखी होगी, मतलब एक समझ के अगर सोचो तो ये सब कुछ होता है ना। ये केवल समझने वाली बातें हैं, ये कोई कहीं लिखी नहीं होती किस तरह से तुमको लिखा मिल जाएगा समझने के लिए। ये सिर्फ आसान तरीका दिखाएगा इस चैप्टर में, ठीक। क्या क्या हमें पढ़ना है, किन किन बारों के बारे में हमें जानना है, इस लेसन का मतलब क्या है पूरा पूरा, ठीक। ये क्यों रखा गया सिलेबस में, इसको हम कैसे पढ़े तो आसान हो जाए, है ना। इसको ऐसे पढ़े तो आसान हो जाए, क्योंकि ये सब आपके पास है, आप इनका आसानी से अध्ययन कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है? रुधिर है और ये लसिका, ये हृदय से संबंधित। अब बताइए रुधिर का पूरे शरीर में परिवहन कौन करता है? मतलब जैसे कि अगर खेत में पानी लगाना हो तो ट्यूबवेल भी है आपके पास, खेत भी है, पर पानी जाएगा कैसे? वही नलिकाएं होनी चाहिए, शरीर में नलिकाएं होती है, तो इससे संबंधित नलिकाएं भी आ जाती है। उनको क्या कहते हैं? धमनी, सिरा और केशिकाएं। समझ में आ रहा है नहीं? पूरे शरीर में इसके साथ में क्या नलिकाएं पड़ी हुई है, जीभ बिछी हुई है, जिसको जो चाहिए जितना पानी पहुंचा दिया। क्यों? कितना बढ़िया सिस्टम है, बहुत जटिल, बहुत जटिल है। वैसे आप समझोगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक एक करके अलग अलग सिस्टम में चलो सब समझ में आएगा, ठीक। धमनी, सिरा और सिरिकाएं, सिरा की जो छोटी होती है उनको सिरिकाएं और धमनी से जो छोटी होती है उनको सिरा, केशिकाएं, हाँ केशिकाएं, ठीक।
बात समझ में यहाँ तक आ गई। अब हम चलते हैं उत्सर्जन तंत्र की ओर। उत्सर्जन, अभी तक हमने आपको यही पढ़ाया, ये सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, इन्हीं के अंतर, इन्हीं में सब कुछ। उत्सर्जन तंत्र में चलोगे तो उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख अंग क्या होता है? किडनी, वृक्क। सब देखो अंग दिया है, किडनी, इसका प्रमुख अंग क्या होता है? किडनी। वृक्क होता है, सब जोड़े में पाए जाते हैं, फेफड़े दो, हृदय केवल अकेला पाया जाता है, लीवर अकेला पाया जाता है, यकृत, ये दो नहीं होते हैं। लेकिन अगर बीच से बांटोगे तो सब आधे आधे हो जाएंगे, वो बिल्कुल मध्य में होते हैं ना दिक्कत, माए और थोड़ा सा मध्य में, बिल्कुल यहाँ से काटो मनुष्य को, बीच से काटो, या याद रख दो, नासिका भी आधी आधी हो जाएगी, दोनों पता लगा। ठीक, इसीलिए मनुष्य में कौन सी संधि पाई जाती है? द्विपार्श्व संधि, है ना। मतलब अगर तुम बराबर बराबर भागों में बांटो तो कितने भाग होंगे? प्रत्येक अंग दो भागों में, प्रत्येक अंग जितने अंग हैं उसके पास शरीर में, चाहे जो अंग हो, दो ही भागों में बिल्कुल सेम टू सेम डिवाइड होगा, ऐसे बना हुआ मनुष्य का शरीर, समझ जाएंगे। उत्सर्जन में वृक्क मुख्य है। अब वृक्क के साथ में वृक्क की नलिकाएं भी होंगी। जब वृक्क बना तो वृक्क तक पहुंचे कैसे? तो इसमें होती है रीनल धमनी और रीनल शिरा, ये रुधिर जो है वहां पर पहुंचाती है, रीनल धमनी और रीनल शिरा। रीनल धमनी के द्वारा क्या होता है कि जब रुधिर शुद्ध हो जाता है तो उसको भेज दिया जाता है, और रीनल शिरा से अशुद्ध रुधिर वृक्क में जाता है। वृक्क क्या करता है? रुधिर को छानता है, छानना है ना, ठीक है ना। जैसे अगर दूध से कोई चीज अलग करनी हो, दूध को शुद्ध करना हो, कुछ चीज मिली हो तो क्या करोगे? चाय बनाते हो तो उसमें बहुत सारे पदार्थ मिलाते हो, आप फिर उसका जो काढ़ा होता है उसको अलग करने के लिए शुद्ध चाय को, और जो व्यर्थ पदार्थ होता है उसको फेंकने के लिए आप क्या करते हो? तो रुधिर जब यहाँ से चलता है हृदय से, बहुत सारे अंगों में जाता है, तो उसमें अशुद्धियां मिल जाती है जो अंगों में उपस्थित होती है। उसका काम है कि वह अशुद्धियां को हटाओ, तो वो अशुद्धियां मिल करके वृक्क में जाती है, तो वृक्क क्या करता है? उसको छांटता है, उसमें जो यूरिया आदि है उसको निकाल के जगह गतिविधि करता है। जो हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ होते हैं, अगर उनको निकालोगे नहीं तो निश्चित है कि वो व्यक्ति जो है बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। बस उत्सर्जित पदार्थों का शरीर के अंदर रुकना ही बीमारी है। जब ये हानिकारक पदार्थ आपके शरीर से निकल नहीं पाते, और निकलेंगे कब नहीं? जब ये अंग आपके अच्छे से काम नहीं, बात समझ गए? तो बस बीमारी वही बीमारी है, बात समझ आएगी। अगर ये आपके जो आर्गन्स है, कोई भी आर्गन्स कोई भी काम अच्छे से नहीं करेगा, तो डॉक्टर का काम ही होता है इस आर्गन्स को देखना कि कौन सा आर्गन्स, इसीलिए जांच कराता है कि अच्छे से काम नहीं कर रहा है। फिर इसको हम क्या देखते हैं? अच्छे से काम करने लगे, देखता है इसकी जरूरत क्या है, उस जरूरत को प्रदान करता है दवा के द्वारा, वो फार्मूला आपको देता है, वो दवा आप लेते हो, और धीरे धीरे वो अंग अपना प्रोग्रेस में आ जाता है और आप अच्छे हो जाते हो। और क्या है? इतना ही आप समझ लो तो आप डॉक्टर नहीं। मेरे पास अगर कोई बीमार हो 100% लेके आओ, मैं जांच करके अच्छी दवा दे दूंगा, कभी वो बीमार नहीं होगा, है ना। और मैं कब बीमार हुआ तो पहले मुझे पता नहीं, सर्दी जो झगड़ा जुकाम तो होता रहता है, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाता, स्वयं अपना इलाज कर लेता हूं। ठीक, तो कहने का पहले अपने आप को समझोगे तभी तुम अपना इलाज कर पाओगे। क्यों? अब जैसे तुम्हारे अंदर किसी चीज की कमी हो रही, थायराइड की कमी हो रही है, तो उसके लिए विटामिन सी की कमी है, विटामिन डी की कमी, वो चीज लो। अब तुम तो हरी सब्जियां नहीं खाएंगे, बिया नहीं खाओगे तो क्या होगा? कमी तो होगी। अब तुमको दाल नहीं पसंद है, तुम आलू खाओगे तो क्या होगी? प्रोटीन की कमी होगी ना। अब प्रोटीन की कमी होगी तो जिस अंग को प्रोटीन चाहिए, अब उसको प्रोटीन नहीं मिलेगी तो क्या करेगा भैया? अगर तुमको भोजन न मिले तो क्या करोगे? जिस दिन तुमको घर में भोजन नहीं मिलता है तो क्या करते हो? काम अच्छे से कर पाते हो, थकान महसूस करते हो। तो जिस अंग को जो चीज चाहिए अगर वो नहीं मिलेगी थकान महसूस करेगा। अब तुम कह रहे हो काम करो, जबरदस्ती करेगा? जब नहीं करेगा तो तुम क्या हो जाओगे? बस यही है बीमारी। सब चीजों का उचित मात्रा में लेना अनिवार्य होता है। ये मत कभी कहोगे हमें अच्छा नहीं लगता, सब कुछ खाओ, थोड़ा सा ना अधिक खाओ। लेकिन हमारे यहाँ अब लोग इतने जो है आदी हो गए कि उनको कुछ चीजें इतनी ज्यादा अच्छी लगती हैं, उनको खाते ही चले जाते हैं, अधिकता भी खराब होती है। किसी चीज को तुम अधिक दे दोगे तो ज्यादा तंदुरुस्त हो जाएगी, और ज्यादा तंदुरुस्त हो जाएगी बगल वाले को परेशान करने लगेगी। सब बोलते हैं, गाँव में भी देख लो, जो आदमी ज्यादा मजबूत
हो जाता है वो क्या करता है, बगल वाले को दबा के रखता है ना, बोलना नहीं समझ लेना, जूतों से मारो है ना, ऐसे कहते हैं। तो वैसे जब अंग कोई तंदुरुस्त हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, स्थान अधिक घेरेगा तो बगल वाले को दबा देगा, संकुचित कर देगा। जैसे मान लो फैटी वस्तु ज्यादा खा रहे, वस्तु शरीर में बढ़ रही तो कहाँ जाएगी, क्या बढ़ रही शरीर में तो रहेगी, तो क्या होगा, तो फूलने लगोगे। जब फूलने लगोगे तो जो अंग है तुम्हारा वसा का स्तर मजबूत होगा, तो सब दब जाएंगे, संकुचित हो जाएंगे। और जब ये तुमने को दबा दिया, तुमने कमजोर कर दिया तो क्या होगा, चल पाएगा बस। समझ में आ गई बात। और इसीलिए कहते हैं इतना खाना चाहिए व्यक्ति को जिससे उसका पूरा काम चलता रहे। कहने का मतलब अधिक दुबला भी होना खराब है और अधिक मोटा भी होना खराब है, दोनों चीजें बीच वाले ठीक रहते हैं और ज्यादा स्वस्थ भी रहते हैं। जिनका शरीर मध्यम का होता है वो बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बराबर, न ज्यादा खाओ न ज्यादा कम खाओ। कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, अपने चाट चाउमीन पे ही निर्भर रहते हैं, है ना, जला भुना भोजन। हम चाट चाउमीन बर्गर ये है क्या, जला भुना भोज्य पदार्थ। और जले भुने भोज्य पदार्थ में न कोई विटामिन, न कोई प्रोटीन, न कोई न्यूट्रिएंट्स, कोई खनिज पदार्थ नहीं, केवल स्वाद, जबरदस्त तीखा, जबरदस्त बढ़िया हुआ, बढ़िया मजा आ गई, बस ये स्वाद। अब स्वाद के लिए भोजन करोगे तो कितने साल जियोगे, 40 साल हो जाएगा, जिंदगी का स्वाद नहीं ले पाओगे स्वाद वाला भोजन। और अगर वास्तविक संतुलित भोजन करोगे तो जिंदगी का स्वाद लोगे। तो अब आपको क्या चाहिए, जिंदगी का स्वाद चाहिए कि भोजन का स्वाद चाहिए, तो बस आज से छोड़ दो, ठीक है, शपथ ले लो। मतलब ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल छोड़ दो, खाओ लेकिन कम मात्रा में, नहीं भरे चलाया है, पूरी प्लेट लेके आ गई है, रोटी नहीं खाएंगे वही से पूरा अपना पेट भरेगा। ऐसे बच्चे थोड़ा खाना चाहिए, हर चीज है ना, हर चीज थोड़ी थोड़ी मतलब है। तो उत्सर्जन में व्रत, वैसे हमारी आदत है कि हम बहुत अंदर चले जाते हैं, है ना, बहुत विस्तृत रूप में, तो दिला दिया तो याद, क्योंकि कहो एक ही चैप्टर हमारा अगर हम कायदे से पढ़ाते हैं तो 15 दिन मुझे ना हो पाएगा, कहो एक दिन खत्म करते हैं, क्योंकि ज्ञान था होती है बहुत जगह ऐसे सिस्टम में निकाल रखा, तो मैं बताते रहते, समझाते रहते, चलता रहता है। और कहो 10 दिन में कोर्स कराते हैं, कहो 1 साल में कराते हैं। उत्सर्जन रीनल धमनी, रीनल सिरा, ठीक, व्रत, व्रत के ऊपर लगी होती है ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, इसे कहते हैं आदिव्रत। क्या कहते हैं, आदिव्रत ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, आदिव्रत ग्रंथि होती है, ये बीच में सहायता निभाती है। इसमें जो है व्रत में मेडुला और कार्टेक्स 2 भाग होते हैं। उभरा हुआ भाग जो होता है वो कहलाता है मेडुला, वो अंदर जो धसा हुआ भाग होता है क्या कहलाता है, कार्टेक्स। ऐसे व्रत बनता है सेब की बीज की तरह। ये आपका अगर ना बढ़िया लग रहा हो तो कोई बात नहीं, दूसरा बना लेंगे, ठीक। और ऐसे इसमें से ये नंग निकलती है, एक नलिका, ना कोई पेंसिल और ना कोई प्रकार, 2 मिनट में बन के तैयार। ऐसे बनाना सीखिए बस, है ना। ये व्रत बन गया, ये रीनल सिरा चली गई और ये रीनल धमनी हो गई, ठीक। ये आपका व्रत का व्रत की संरचना। और ये क्या हो गई, मूत्र। अब भैया देखो व्रत क्या करता है, छानता है और छान के निकाल देता है खराब वाला इधर और अच्छा वाला रीनल सिरा से ऊपर, रीनल धमनी के द्वारा, फिर हृदय में भेज देता है। समझ गए क्या, ठीक। तो इनकी संख्या कितनी होती शरीर में, 2। अगर एक खत्म हो जाए तो इसी काम चलता रहेगा, इसी तरह, लेकिन खत्म ना होने दो। अब तो सिस्टम ये आ गया है, दोनों खत्म हो जाए तो डॉक्टर लोग कृत्रिम लगा देते हैं। हफ्ते में 15 दिन में एक बार जाना पड़ेगा, वो कृत्रिम वाला लगाएंगे, फटाफट आपको फिल्टर कर देंगे, है ना, यूरिन एक तरफ निकाल देंगे और आपको फिर वापस चढ़ा देंगे नीडल के द्वारा, पूरा निकाल लेंगे बाहर। एक तरफ से जो है चढ़ता जाएगा रुधिर और एक तरफ से साफ होता जाएगा। उसे हम लोग कहते हैं कृत्रिम, क्या बोलते हैं, कृत्रिम, बोलो अपवन की प्रक्रिया कृत्रिम व्रत। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
तो इसमें कृत्रिम रक्त भी आपको पढ़ने को मिलेगा और आपको वन की प्रक्रिया में दिखाया भी होगा। आपको डायलिसिस अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बहुत लोग गांव में लोग डायलिसिस करा के आ रहे हैं। क्या होती है डायलिसिस? जब रक्त दान करना बंद कर दे तो एक जो है डॉक्टर ने रक्त बनाया हुआ है, उसमें ऐसी नलिकाएं होती है, ठीक है ना, और एक द्रव भरा जाता है, एक बटन लगी होती है, तो वो सेट कर देता है तुम्हारी जो नली से ब्लड में जो एक स्विच होता है उससे एक नलिका होती है, तुम्हारा ब्लड वो शुद्ध वाला आता है, उसमें शुद्ध होता है और दूसरी तरफ से उसको चढ़ा देता है। एक हाथ से निकालता है सिरा से निकालता है गंदा ब्लड, है ना, और दूसरी तरफ से जो उसमें शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद वो जो क्योंकि अब तुम्हारा ब्लड तो काम कर नहीं रहा है, अब वो तो शुद्ध करेगा नहीं, और अगर रुधिर जो है अशुद्ध रहा शरीर में तो तुम ज्यादा दिन चलने वाले भाई। शुद्धता भी जरूरी होती है, अशुद्धियां बढ़ जाएगी शरीर में तो निपट जाओगे, क्या होना है जी, है ना, निपट जाओगे नहीं। तो बात समझ में आ गई यहां तक। अब उत्सर्जन तंत्र के बाद में हम चल रहे थे समन्वय तंत्र। ये लेसन हम पढ़ा रहे थे हमने, क्यों यही तो चल रहे थे। समन्वय तंत्र में दो प्रकार का होता है, एक तंत्रिका तंत्र और एक होता है रासायनिक तंत्र, है ना। केमिकल वाला हम खत्म कर चुके, पादपों में भी और जंतुओं में। रासायनिक यही चल रहा है, अब इसके बाद ये चलेगी। बस आपके 3 लेसन तक बिल्कुल कंप्लीट, 2 बचे, और इसके बाद 2 लेसन और बचेंगे, कोर्स समाप्त कर देंगे। अनुवांशिकता और उसी में अनुवांशिकता बहुत सारे और आ जाएंगे, विक्टर वगैरह, और उसी के बाद में हम आपको सीधा जो है स्टेलिंगलर का प्रयोग सब उसी बताते चले जाएंगे, है ना। अनुवांशिकता वाले चैप्टर के बाद में जीवों की उत्पत्ति वाला जो इसके बाद लेसन है, अब लास्ट लेसन होगा, 2-3 लेसन 3 लेसन और बचेंगे। तो आप ये कोर्स में तो तुम पहुंच गए हो, ये मत दौड़ा तो मतलब कोर्स नहीं हो रहा है और बहुत तेजी से चल रहा है। आपका जो न लिखा हो पूरा कर लो, पढ़ा हमने पिछले वाली वीडियो में नहीं होने, किसी से कॉपी लिखो, अपना कॉपी लिखो, क्यों नहीं बात समझ में? यहां तक की कॉपी अपनी क्या करो, ये पोषण पाचन श्वसन परिवहन उत्सर्जन हो चुका नहीं हो चुका, इनके फिगर भी बनवाए गए, इनको लिखाया भी गया, हृदय की संरचना भी बनवाई गई। और हमने एक दिन पहले पिछली बार हमने इसमें समन्वय में शायद मस्तिष्क को मेरे कुछ पढ़ा दिया था, अब हम दोबारा लेके चल रहे हैं और मस्तिष्क इस बार हमने खत्म कर दिया है। अब उसी को फिर से समझते हैं मस्तिष्क क्या होता है, ठीक। इतना समझ में आएगा इस लेसन में क्या क्या है। ये पहले ही लेसन है जैव प्रक्रम का है। अब इसी में आपकी बुक में 2-3 लेसन कर दिए गए थे, 2 लेसन कर दिए जीवों में जनन, और ये 3 लेसन कर दिए गए, ठीक है। जो सीआरटी बुक है, बुक नहीं लेके आया और इतना बड़ा बड़ा बैग लियो, क्यों प्रेलिस है ना। देखो दूसरा लेसन कौन सा है, बायोलॉजी, जैव प्रक्रम के बाद नियंत्रण एवं वही चल रहा है, समझ में आ गई बात। नियंत्रण एवं समन्वय खत्म होने वाला, लास्ट में है बिल्कुल, लड़के हुए है ना। मेरे बच्चे केवल बता देंगे, उसके बाद गाइड हो जाएगा, ठीक। बात समझ आई। आज थोड़ा सा वही से फिर स्टार्ट करते हैं हम अपने मस्तिष्क से, ठीक। तो ये अच्छा समझ में आया कि नहीं, ये बताओ, आया ना आया वो बता दें। यही चीजें ये वाला आपके कोर्स में है, ये पूरी स्तर पहले था, अब नहीं, अध्यावरण, ठीक। लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो कौन है, त्वचा है। त्वचा के बारे में विशेषता नहीं बताएगी। और एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं कंपटीशन लाइव, ठीक है। व्यक्ति का रंग गोरा और काला किसके कारण होता है, बता सकते भाई। देखते हो ना, कुछ गोरे रंग के होते हैं, कुछ काले रंग के होते हैं, क्यों, ये किसके कारण होता है। अब कुछ बीच वाले होते हैं, ठीक है, जब दोनों को मिला तो गोरा काला तो बीच वाला तैयार हो जाता है, ठीक। मिलानिक वर्णक, ध्यान रखना, मिलानिक, जब मिलानिक वर्णक की मात्रा व्यक्ति के शरीर में अधिक होगी, जितनी ज्यादा होगी उतने व्यक्ति का रंग काला होगा। और ऐसा होता है गर्म प्रदेश वाले लोग, जहां गर्मी अधिक होगी वहां पर उस पर्यावरण के अनुसार जीने के लिए क्या होता है कि वहां मिलानिक वर्णक की मात्रा अधिक होगी शरीर में, तभी वो वहां पर रह पाएंगे। तो
भारत में देखा होगा, है ना, क्योंकि वहां गर्म ज्यादा होती है। और जो ठंडे प्रदेश होते हैं लैटिन अमेरिका वगैरह जहां पर ठंडी अधिक समय तक रहती है, या जम्मू कश्मीर, ठीक है, तो वहां पर मेलानिन मॉडल की मात्रा कम होती है, इसलिए लोग कैसे होते हैं, गोरे होते हैं। और जहां हम लोग रहे मध्य भारत में, यहाँ पर दोनों सब समकालीन चलता है, मतलब ठंडी भी ज्यादा और गर्मी भी ज्यादा, तो बीच वाला होता है, सामने लोग ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात बताइए। अगर तुमको ये विश्वास ना हो देख लेना, सबसे ज्यादा लोग सांवले प्रकार के होंगे, जो ज्यादा एसी में रहते होंगे ठंडी की जगह में, वो वही बिल्कुल गोरे होंगे, जिनको सुख सुविधाएं मिलती होंगी, धूप नहीं निकलते होंगे। ठीक है, नहीं अधिकतर लोग कैसे होंगे यहाँ सांवले, काले कम मात्रा में होंगे, सांवले ज्यादा होंगे, गोरे कम मात्रा में होंगे इस क्षेत्र में जहां हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, और दक्षिण भारत में जैसे जैसे उस स्थान पर पहुंच जाओगे, ये उत्तर भारत है, ठीक, दक्षिण भारत की ओर जाओगे तो जहां पर गर्म अधिक पड़ती है वहां के लोग कैसे होंगे, काले अधिक होंगे, क्योंकि मेलानिन मॉडल की मात्रा हमारे पास में ज्यादा है और न कम है ना, समझ में आ गई बात। वैसे भी ज्यादा और कम वाला सिस्टम ठीक भी नहीं रहता है ना, ज्यादा भी दिक्कत और कम भी दिक्कत। अगर ऐसे लोग गर्म स्थानों में पहुंचे तो वो प्रॉब्लम होगी, और हम कहीं भी चले जाए, आई एम फ्री, चाहे गर्म वाले में दो चाहे ठंडे वाले में दो, और गर्म वाले ठंडे में चले जाए तो प्रॉब्लम क्यों। तो बात समझ में आ रही होगी। तो ये क्वेश्चन एक कंप्लीट हुआ, कंपटीशन परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक, तो अगले संडे तक एक हम कंपटीशन क्लास भी लेके आ रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन, ओनली फॉर बायोलॉजी, उन बच्चों के लिए जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, अब चलते हम अपने टॉपिक पे मस्तिष्क की बात कर रहे हैं। मस्तिष्क क्या होता है, ब्रेन, ये शरीर का नियंत्रण कक्ष क्या है, पूरे शरीर में। क्वेश्चन पूछा गया कंपटीशन परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, चाहे रेलवे हो चाहे एसएससी हो, शरीर का नियंत्रण कक्ष किसे, तो उत्तर आता है ब्रेन, मस्तिष्क। अब मस्तिष्क शरीर का नियंत्रण कक्ष है, अर्थात शरीर पर नियंत्रण करता होगा। तो ये नियंत्रण कक्ष क्यों कहलाता है और इसकी क्या विशेषता। संसार में जो दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, एक होते हैं अकशेरुकी और दूसरे होते हैं कशेरुकी। इनके पास तो मस्तिष्क है नहीं, इनके पास है ना, छोड़ो बच्ची है किसी प्रकार से। इनके पास है मेरुदंड है, क्या है, पृष्ठरज्जु है। जीवन की किसी ना किसी अवस्था में कुछ जंतुओं में पाए जाते हैं, कुछ जंतुओं में सारे जीवन रहते हैं। पृष्ठरज्जु का ये जो मेरुदंड है पीठ में, सबसे अग्र भाग ही मस्तिष्क का है। इसका सबसे अगला भाग, चौड़ा भाग, मेरुरज्जु से जो आगे वाला भाग है क्या कहलाता है, मेरुरज्जु का सबसे ठोस भाग जैसे देखो है। इसीलिए कहते सीधा बैठ के अध्ययन करो, सीधा संपर्क होगा। समन्वय के लिए तंत्रिका कोशिका बहुत आवश्यक है। अगर तुमने देखा होगा कभी भी कोई भी अध्यात्म व्यक्ति जब मंदिर में जाता है तो सीधे जब भी तपस्या करता है, आराधना करता है, सीधा क्यों बैठता है, वैज्ञानिक रीजन है यार। सीधा बैठोगे ध्यान केंद्रित होगा, ध्यान केंद्रित होगा तो तुम कुछ भी कर सकते हो, यानी तुम्हारी शक्तियां बढ़ेंगी। जब तुम्हारी शक्तियां बढ़ेंगी तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम जो सोचोगे वो पूरा। ऐसी स्थिति में ऐसी तपस्या करते साधु लोग, कोई वो लॉजिक थोड़ा नहीं कि कोई वो जादू है सीधा। अपनी शक्तियां बढ़ाओ, तेज बढ़ाओ। जो व्यक्ति ऐसी पोजीशन पर रहते हैं, अपने मेरुदंड को मजबूत रखते हैं, उनका इम्यून सिस्टम कभी गड़बड़ नहीं हो सकता, कभी बीमार नहीं हो सकता, है ना। जब तुम पहले तो ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे हो, तो तुमने तो अपने आप को जो है अपने शरीर को पहले से कमजोर बना दिया है, ठीक है, क्योंकि इसका सीधा संपर्क किससे है, मस्तिष्क से। अब सपोज करो एक दिशा रास्ता है, तुमको सीधा हो, ठीक, इसमें जाना हो तुमको बाइक लेकर, और एक जो तुम रास्ता ऐसा बना दो, दूरी दोनों की बराबर हो, किस रास्ते में तुम अपनी मंजिल को ले पाओगे, सीधे वाले,
अब जब तुम टेढ़ा होकर बैठोगे तो जो हम बात कह रहे हैं वो जो है देर से पहुंचेगी, अगर तुम सीधे बैठोगे जो हम बात कह रहे हो कैसे पहुंचेगी? क्योंकि मार्ग वही है जाने का, मार्ग हाँ समझ रहे हो कि मेरुदंड ही मार्ग है, वो बात मस्तिष्क तक। अब मार्ग ही जब टेढ़ा मेढ़ा है और कहीं अगर धोखे से स्पीड ज्यादा हो गई बात की, तुम ज्यादा स्पीड से सोच रहे हो यहां से भीड़, अब कहां जा रहा है, अब तो लस्सी हो गए खत्म। समझ में आई बात? गाड़ी गिर गई, ऐसा होता है बहुत बच्चों साथ में, समझ ही नहीं आता कैसे समझ में आया, गाड़ी गिर जाती, टेढ़े मेढ़े बैठे यहां से गई बात डायरेक्ट दीवार में लगी, बस काम खत्म भाई। अब कहते समझ में नहीं आता तब कैसे, हाँ जिस बात को ध्यान से सुनते हैं, टीवी सीरियल चल रहा हो सीधे बैठे तो फिर हो जाती है, तो तुमको याद रहता हाँ उस नाटक में फलानी थी दिमागी थी, क्योंकि बड़ी कट्टर होकर देखते हैं, तो जो हम बताते हैं वही देखे तो वीडियो आ जाए। एक्चुअल बात बताता हूं मैं, नहीं विश्वास है तो कभी विचार करके देखना। जो बच्चा ये कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता, कैसे नहीं समझ में आता है? मेरुदंड तुम्हारे पास, मेरुदंड तुम्हारे पास, जितना दिमाग हमारे पास है, जितने भाग है शरीर के हमारे पास, उतने भाग तुम्हारे पास, क्या प्रॉब्लम क्या है? समय के साथ साथ विकास हो रहा है, हमारे थोड़ा सा ज्यादा विकास हो गया है, तुम्हारा भी कम हुआ है, धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन होगा ये कंफर्म। अगर यहां रहोगे तो विकास जरूर होगा, कुछ हो या सरकार कहती है विकास करा देंगे, परमानेंट होता रहता है, विकसित कराने की कोई आवश्यकता है। वो ऐसा एक प्रक्रम है कि जो जैसे एक बच्चा है अगर पैदा हुआ है तो बढ़ेगा, वैसे ही ये प्रगति बदलेगी। विकास तो एक ऐसा बिंदु है कि बिना कराए होता चला जाता है। अब कभी नेताजी अगर आपके आए और कहें कि विकास कराएंगे हम, तो किसी को कराने की जरूरत ही नहीं, बोले क्यों? बोले वो अपने बच्चे हो जाएगा। समय होते होते सब कुछ बदल जाता है? नहीं बदलता है। अब यहाँ किसी ने क्या विकास कराया है, अपने मन से लोग खुद बदलने का प्रयास करते हैं, प्रत्येक व्यक्ति संसार का बदलने का प्रयास करता है, जो जिस स्थान पर है वो बदलने का प्रयास। जो 1 रुपए कमाता है वो 2 रुपए कमाने की सोचता है? जो 2 रुपए कमाता है वो 4 रुपए कमाने की सोचता है, जो 1 रुपए कमाता है वो 2 रुपए कमाने की सोचता है। जो आलस करता है वही पीछे है, सोचता है, सोचते सब है, कर पाले रखा है, बात अलग है, सोचने में कोई दिक्कत नहीं आती। जो मेहनत करते हैं अपनी मंजिल को, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? अग्र मस्तिष्क, ठीक, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ध्यान के पास समझ में आ क्यों? अब वीडियो बंद कर, बहुत हो गया होगा, दिखता तो भेज नहीं पाएंगे। ठीक है, हाँ बाय बाय कर देते, टाटा, धन्यवाद।